गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड। चलिए पहले थोड़ी चर्चा कार्बन पे कर लेते हैं। सबसे पहले कार्बन का देख लेते हैं सिंबल। कार्बन का सिंबल है सी। कार्बन बेसिकली एक एलिमेंट है, उसमें भी हम अगर देखना चाहें तो कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन हुए 6, प्रोटॉन हुए 6, न्यूट्रॉन भी है 6। मैंने एक टर्म यूज किया एटॉमिक नंबर, आप ये 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, पर देखिए एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सेंटर में हमारे पास होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। बाहर घूम रहे होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। जो टर्म आता है एटॉमिक नंबर, उसका फॉर्मूला अपने पास होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन स्टेबल एटम। यहां ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, स्टेबल एटम में ही ये होता है। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसे कुछ लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ये आप 9वीं में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं था कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम एक बहुत बढ़िया वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है टेट्रावेलेंट। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड, ये याद होना चाहिए। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड, ये कार्बन की प्रॉपर्टी है, इसको आगे मैं अच्छे डिस्कस करने वाला हूं, बट अभी तुमको पता होना चाहिए कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड। इसकी वैलेंसी है 4। मैंने कुछ शब्द यूज किए, ऑक्टेट रूल, और एक और होता है डुप्लेट रूल, शायद तुमको मालूम हो। Octet rule state that if an element contains 8 electron in its outermost shell, then the atom is stable. अगर कोई एटम के पास आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल हो जाता है, ये ऑक्टेट रूल कहता है। दूसरा अपने पास रूल आता है जिसका नाम है डुप्लेट रूल। एन एटम शुड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। एटम के पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसकी डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। इसमें ये एक एक्सेप्शन का यूज करते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में हम ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, पर ये हमारे पास एक्सेप्शन है डुप्लेट रूल। इसका बेस्ट एग्जांपल है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और वो 2 पे अपना डुप्लेट रूल के हिसाब से एटम स्टेबल हो जाता है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, एटॉमिक नंबर कार्बन का है 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। इसे अपने को पता चल गया कि कार्बन एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, बहुत बढ़िया। अब इसको एज पर ऑक्टेट रूल स्टेबल होने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये डुप्लेट रूल से स्टेबल हो जाता है, या फिर इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, जो कि ऑक्टेट रूल से स्टेबल हो जाता है। तो मैंने मान लिया कार्बन लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फॉर्म करता है कैटायन, मतलब C4 प्लस। मैंने मान लिया कार्बन गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये एनायन बनाता है, मतलब C4 माइनस। देखते हैं क्या कर सकता है। मैंने मान लिया, पहला केस देखते हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तब क्या कंडीशन होगी अपने पास, प्रोटॉन इसके पास रह जाएंगे 6, न्यूट्रॉन का कोई असर नहीं होता, वो होंगे 6। अब ये लूज कर दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेंगे 2। इट इज इम्पॉसिबल फॉर कार्बन एटम टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन एज द एनर्जी रिक्वायर्स विग्रसली लार्ज। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाना बहुत ज्यादा कठिन है या नामुमकिन जैसा है, क्योंकि उस रिलीज में जो एनर्जी चाहिए वो अपने पास पर्याप्त है ही नहीं।
दूसरा मैं मान लेता हूं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, बहुत बढ़िया। प्रोटॉन में अपने रहेंगे 6, न्यूट्रॉन अपने पास होंगे 6, इलेक्ट्रॉन अपने पास हो जाएंगे 10। इस केस में इट इज इम्पॉसिबल फॉर कार्बन एटम टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्मॉल साइज। कार्बन एक बहुत छोटा कंपाउंड है, एक बहुत छोटा सा एटम है, तो छोटे से एटम के लिए 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कि 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इससे हमें ये पता चला कि कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बट कंपाउंड एटम अपना स्टेबल होना जरूरी है, उसके लिए वो एक काम और करता है जिसको हम बोलते हैं इस चैप्टर का एक बहुत बढ़िया टॉपिक, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इट इज द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कुछ लोग बोलते हैं कि इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करता है, बॉन्ड शेयर कर लेता है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो ये बॉन्ड शेयर करके कंपाउंड बनाता है, अपनी ऑक्टेट रूल कंप्लीट करता है। So it is the bond formed by sharing of electron is known as covalent bond। तो कार्बन शेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है। चलिए देखते हैं शेयरिंग होता कैसे है। कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और एक ये कंसेप्ट है जो अपने बुक में ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ाया जाता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे करेगा, या कोई भी कंपाउंड एटम शेयर कैसे करता हो मैं बताता हूं। पहला मैं कंपाउंड आपको बना के दिखाता हूं H2। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले एटम के सिंबल को दर्शाइए। ये मैंने बताया हाइड्रोजन एटम अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिस्क्राइब द एटम बाय सिंबल, देन यू शुड शो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट आउटरमोस्ट शेल। उसके बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में उसको दर्शाइए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब इसके पास आउटरमोस्ट शेल में खाली 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने बताया डॉट। ल्यूइस डॉट के स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज टोटली आवर चॉइस। मैं डॉट प्रेफरेबल करता हूं, इसलिए मैंने डॉट लगा। मेरे को बनाना है H2 कंपाउंड, बहुत बढ़िया। एक H मैंने और लिया, उसके पास भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बन गया दोनों के बीच में बॉन्ड, तो ये हो गया H2। H के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 2। इस H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 2। सो H2 एटम स्टेबल एटम, ये यहाँ फॉलो कर रहा है डुप्लेट रूल। मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि कोई भी एटम के पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। ये डुप्लेट रूल का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। 1 और 2, इसके पास हो गए 2, इसके पास 1 और 2। और जो ये बॉन्ड बनाया इसने, इसी को मैंने कुछ समय पहले नाम दिया था कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लिया है कि भाई मुझे 1 चाहिए, तुझे 1 चाहिए, दोनों का स्टेबिलिटी हो जाएगा, दोनों ने दोस्ती कर ली और बन गया H2 मॉलिक्यूल। दिस इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, उसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं O2 का ले सकता हूं, बहुत बढ़िया। मैंने क्या कहा था, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शो द एटम बाय इट्स सिंबल, बहुत बढ़िया, O से दर्शाया मैंने। उसके बाद उसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन वो दर्शाइए। देन शो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इन दिस आउटरमोस्ट शेल, बहुत बढ़िया। उसके लिए आपको का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए जो कि होता है 8, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा 2,6, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। मेरे को बनाना है O2 मॉलिक्यूल। दूसरा ऑक्सीजन लिया मैंने, ये मैंने बताया, दोनों के बीच में बॉन्ड बना लिया। लेट अस चेक कि हो गया कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया। इसका ये हो गया ऑक्टेट रूल पूरा, मतलब इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो बात की थी अपन ने कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड या डबल बॉन्ड भी कुछ लोग बोलते हैं, और ये सिंगल बॉन्ड बनाया था। ये मैंने तुमको बताया कि स्टेबल हो गया डुप्लेट रूल से। ये इसका दूसरा एग्जांपल जो कि मैंने ऑक्टेट रूल से बताया। ये 2 ही ऑप्शन है अपने पास, या तो वो ऑक्टेट रूल से स्टेबल होगा या फिर डुप्लेट रूल से स्टेबल होगा। इसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो गई। O2 मॉलिक्यूल, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड भी कोई कोई केस में वो बताता है, उसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। उसका एग्जांपल है मेरे पास N2। देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, बहुत बढ़िया। आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। एक बार फिर दोहरा देता हूं, मुझे लगता है खत्म होते तुमको याद हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट सिंबल बाय इट्स, रिप्रेजेंट द एटम बाय इट्स सिंबल। सबसे पहले एटम को उसके सिंबल से दर्शाइए, बहुत बढ़िया, मैंने बता दिया। देन शो द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, उसके बाद जो उसके बाद आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको बताइए। N2 बनाना है। चलिए इसी का कार्बन कॉपी कर लेते हैं।
बॉन्डिंग शुरू करते हैं। मुझे लगता है इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। चलिए एक बार काउंटिंग कर लेते हैं तसल्ली के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी एक ऑक्टेट रूल का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो मैंने आपको 3 तरह के बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से सेटिस्फाई हो गया। N2 की वैलेंसी, N की वैलेंसी है 2 और 5, मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बताए और ये आइटम अपना ऑक्टेट रूल से स्टेबल हो गया। एक और काम की बात कुछ देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं कि मैं बोल सकता हूं उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए। क्या बोल सकता हूं इसमें? उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। या फिर मैं बहुत बढ़िया एक अच्छा टर्म यूज करते हैं, मैं कह सकता हूं उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है। क्या बोला मैंने वापस? उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है। तो इसमें वो कुछ लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड बनाया, मैंने बोला डबल बॉन्ड बनाया। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 4। और अच्छा बोलना हो तो मैं बोल सकता हूं उसने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए। सेम कहानी उसमें उसने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मतलब उसमें 2 आ जाता, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इस तरह कार्बन शेयरिंग करता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मैंने आपको एग्जांपल दिया। एक और अगर आपको चाहिए तो एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जिसका नाम है मीथेन। कंपाउंड बनाएंगे अपने मीथेन। इसमें मैंने एक ही कंपाउंड लिया था, आपने नोटिस किया हो तो O2N2H2। एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं CH4, बहुत बढ़िया कंपाउंड, इसका नाम है मीथेन। देख लेते हैं मीथेन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया CH4। अलग अलग देख लेते हैं। H का कार्बन का मैंने एटॉमिक नंबर बता चुका हूं, 6 होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। यहाँ पे मेरे पास 2 है इसलिए H का होता है 1। मैंने बोला सबसे पहले रिप्रेजेंट करिए एलिमेंट को, बहुत बढ़िया है, मैंने एलिमेंट का रिप्रेजेंट भी कर दिया। उसके पास 4 आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने दर्शा दिया। मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मैं इधर ले लेता हूँ। उसके पास 1, ये हाइड्रोजन उसके पास 1, ये हाइड्रोजन उसके पास 1 और ये हाइड्रोजन उसके पास 1। शानदार, लाजवाब, मजेदार। ये देखिए 1 2, इसका डुप्लेट रूल पूरा हो गया, बढ़िया। इसका डुप्लेट रूल पूरा हो गया, इसका भी डुप्लेट रूल पूरा हो गया, इसका भी डुप्लेट रूल पूरा हो गया। अब आप बोलेंगे कार्बन, चलिए गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत शानदार। अगर मैं ये पूरा कंपाउंड ले लूं तो कार्बन का ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। ये दोनों रूल का मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। हाइड्रोजन सेटिस्फाई किया डुप्लेट रूल, लेकिन मेरा कार्बन सेटिस्फाई किया ऑक्टेट रूल। मुझे लगता है यहां तक आपको क्लियर होगा। ये ल्यूइस डॉट एग्जाम्पल कंपाउंड शेयरिंग कैसे करता है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एक टॉपिक और आता है अपने एनसीईआरटी में, इसका लेखा जोखा देखना चाहें तो उसका नाम है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या बोला मैंने? वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें पहला आता है कैटिनेशन। It is the property of carbon to form bond with itself and form bond with another atom. कार्बन की क्षमता खुद के साथ बॉन्ड बनाने के लिए और दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता को अपने कैटिनेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ लिंकिंग। इसे सेल्फ लिंकिंग भी कहा जाता है क्योंकि कार्बन खुद के साथ बहुत ही आसानी से लिंक कर लेता है। ये होने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले होता है स्ट्रेट चेन, दूसरा आता है ब्रांच चेन और तीसरा आता है रिंग स्ट्रक्चर या रिंग चेन। सबसे पहले देख लेते स्ट्रेट चेन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। इस कंपाउंड का पूरा करना हो तो मैं एक तरकीब बता देता हूँ। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, देख लेते 4 पूरा हो गया, बाकी जगह पे अपने सिंपली हाइड्रोजन आइटम अटैच कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं, अपना कंपाउंड पूरा हो जाएगा। ये मेरा हुआ स्ट्रेट चेन, इसी को सेल्फ लिंकिंग कहते हैं। अब ये मैंने 4 कार्बन का बना, मैं 10 12 15 कार्बन का इजीली बना सकता हूँ। दूसरा आपने देख लेते ब्रांच चेन। ब्रांच चेन जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इसमें ब्रांचिंग ऐड हो जाएगी। देखिए कार्बन का कार्बन से ब्रांचिंग हो गया। बाकी मैंने अभी आपको एक तरकीब बताई, अगर आइटम को स्टेबलाइज करना हो, बैलेंस करना हो, कार्बन की वैलेंसी 4, जहां जगह दिखे वहां आपको हाइड्रोजन आइटम अटैच कर देना है।
ये हो गया रिंग ब्रांच स्ट्रक्चर, आखिरी आता है रिंग स्ट्रक्चर। ऐसे भी दिखाया जाता है। जो इसके एक्सटिंक्ट होते हैं या पॉइंट्स होते हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं कैटिनेशन। जो मेन कार्बनेज कंपाउंड बनने का या कार्बन के जो इतने कंपाउंड होने का उसमें सबसे मुख्य कारण, द मेन रीजन फॉर कार्बन कंपाउंड, कार्बन फॉर्मिंग सच अ लॉन्ग चेन या फिर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, इट कैटिनेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरा कोई एक सवाल हो सकता है ये टॉपिक पढ़ने के बाद कि ठीक है भैया कैटिनेशन दिखाया, कार्बनेज कंपाउंड बनाया, दूसरा क्या कोई ऐसा आइटम है जो अपने को दिखाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक ऐसा आइटम और है अपने पास जो दिखाता है जिसका नाम है सिलिकॉन। लेकिन सिलिकॉन 7 to 8 अप टू 7 to 8 कार्बन एटम या सिलिकॉन एटम 7 से 8 तक ही वो सीमित रहता है। इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड ग्रेटर देन 8, मतलब वो 8 तक सीमित है, इसलिए उसकी एक लिमिट है। लेकिन कार्बन अपने जैसे मैंने बोला 10, 12, 15 तक बना सकता है। दूसरा जो कार्बन जो बॉन्ड बनाता है, मैंने बोला कार्बन एक बहुत छोटा सा एटम है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण कंपाउंड अपना बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, जबकि जो सिलिकॉन अपने पास है वो बहुत वीक बॉन्ड बनाता है। उसकी बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग होती नहीं है जिसको अपने आसानी से तोड़ सकते हैं। उसका कारण ये है कि कार्बन इतना स्टेबल होता नहीं है, इसीलिए उसके बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड पाए नहीं जाते। बट ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा था, विच अदर कंपाउंड शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी टू सम एक्सटेंट, तो उसका अपने पास आंसर होना चाहिए सिलिकॉन। मैं पढ़ा रहा था आपको वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, उसमें मैंने पहला टॉपिक पढ़ा आपको कैटिनेशन। दूसरा जो इसका टॉपिक आता है टेट्रावैलेंसी। क्या? हाँ सही सुना, टेट्रावैलेंसी। ये मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ऐसा क्या खास है इसमें। टेट्रा का मतलब होता है 4, 4। वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार फिर कहानी दोहराते हैं। कार्बन की 6, 2,4 कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, मतलब उसकी वैलेंसी हुई 4, इसीलिए उसका नाम हुआ टेट्रावैलेंट। ये प्रॉपर्टी हो गई टेट्रावैलेंसी। कार्बन के पास 4 एटम है आउटरमोस्ट शेल में, इसलिए कार्बन एक टेट्रावैलेंट एटम है। ये उसकी अपने ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ब्रांच रिंग चेन में बताया था। यहाँ आप इजीली कोई भी एटम बना सकते हैं और इसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। कार्बन का दूसरा मुख्य कारण ये है कि ये 4 और एटम अपने साथ लगा के बॉन्ड बना सकता है या कंपाउंड बना सकता है। कार्बन जैसे देखें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बहुत सारे कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाता है और इसकी वैलेंसी है 4, तो ये और 4 एटम को लेता है। जैसे मैं CH का बेस्ट एग्जांपल जो मीथेन में बता चुका हूँ, ऐसे कंपाउंड बनाता है। इसकी वैलेंसी 4 होने के कारण ये 4 और एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये भी उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये दिखाने में, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ये अपना टॉपिक हो गया वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सटाइल नेचर कभी भी सुनो कार्बन का, या क्वेश्चन एग्जाम में से बहुत बार बनता है कि वाई कार्बन कंपाउंड सो मच कंपाउंड, तो उसका आंसर बहुत सिंपल है। क्या? पहला आता है टेट्रावैलेंसी, पहला आता है टेट्रावैलेंसी बोल सकते हैं, कैटिनेशन बोल सकते हैं, और दूसरा आता है कैटिनेशन। पहला कैटिनेशन, दूसरा टेट्रावैलेंसी, इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, आखिरी टॉपिक इस सेशन का, एलोट्रोप्स। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन इट्स सेम फिजिकल स्टेट। क्या बोला मैंने कि कार्बन को डिफरेंट तरीके से अरेंज कर देना जबकि उसका फिजिकल स्टेट सेम रहे, उसको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। द वेरियस डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम हैविंग सेम फिजिकल स्टेट। एलोट्रोप्स कार्बन के अपने पास 3 पाए जाते हैं। पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा लेटेस्ट इन्वेंशन बोलते हैं इसको कुछ लोग, जिसका नाम है बक मिनिस्टर फुलेरेंस। Different arrangement of carbon atom having same physical states are known as allotropes of carbon, and this property exhibited by carbon is known as allotropic property.
चलिए सबसे पहले कुछ कार्बन के बारे में जान लेते हैं। कार्बन बेसिकली एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कार्बन यहां दूसरे एटम से अटैच है, ये ऐसी एक लंबी चेन बनाता है। मैं आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं बना के दिखा रहा, बट ये इस तरह की कुछ चेन बनाता है कार्बन। तो इससे अपने क्या बता सकते हैं, डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया, एक स्ट्रक्चर है, एक फिक्स स्ट्रक्चर है। क्या देख सकते हैं अपने, कार्बन अटैच टू 4 अनदर कार्बन एटम। इससे अपने क्या निकाल सकते हैं, निचोड़ सकते हो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कार्बन अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम। एक कार्बन एटम बाकी 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। दूसरा, कार्बन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, या वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तीसरा, कार्बन को ध्यान से देखें तो कार्बन की वैलेंसी मैंने बताई थी 4, ये बाकी 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, कार्बन की वैलेंसी मैंने बताई थी 4, ये बाकी 4 अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। मैं बताना क्या चाहता हूं, आपको समझ नहीं आया तो सुनिए। इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या बोला मैंने, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वाई डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अनदर कार्बन एटम, that means it has no free electrons, and no free electrons means no charge is responsible, and we know that the compound which have free electron is responsible for this conductivity। लेकिन यहाँ एक कार्बन में बाकी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसके पास जगह ही नहीं है या फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि वो कंडक्टिविटी कंडक्ट कर सके या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। ये 3 अच्छी प्रॉपर्टी। और एक देखना चाहिए तो ये 3D स्ट्रक्चर में पाया जाता है, और देखना चाहे तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ऐसे जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका डायग्राम आपकी बुक में दिया होगा, आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ फिगर बनाया होगा। ऐसा एक लॉन्ग चेन फॉर्म होता है, मैं पूरा चेन बना के आपको नहीं दिखा पा रहा हूं। तो कार्बन के बारे में क्या पता होना चाहिए, कार्बन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, बहुत बढ़िया। कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अनदर कार्बन एटम, और बढ़िया। कार्बन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसका रीजन मैंने बताया, एक बार फिर बताता हूं। एक कार्बन बाकी 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ, इसका मतलब है इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। एज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डायमंड, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज बेसिकली अ 3D स्ट्रक्चर, और ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। और बोलना चाहे तो एक कटिंग में भी यूज हो सकता है। चलिए अब कुछ बातें ग्रेफाइट की कर लेते हैं। मैं मान रहा हूं कि आपको कार्बन का पहला एलोट्रॉप समझ आ गया, इसको हमने डायमंड बोला। दूसरा अपने पास है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, जैसा मैंने बोला, आपको डिटेल स्ट्रक्चर आपकी बुक में देखना मिल जाएगा। मैं जो मेन जो उसका शॉर्ट फॉर्म है वो बता दे रहा हूं। ग्रेफाइट इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय ग्रेफाइट। क्या बताया मैंने, कुछ दिख रहा है मुझे, हाँ, कि एक कार्बन बाकी 3 कार्बन एटम से अटैच है। क्या बोला मैंने, 1 कार्बन इज अटैच्ड टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम, इट इज वेरी सॉफ्ट, बहुत बढ़िया। डायमंड में मैंने पाया था वो हार्ड है, जबकि ये बहुत सॉफ्ट है। क्यों ऐसा, ये बेसिकली एक लेयर फॉर्म करता है। अपने पास मान लो बुक के पेपर अपने लाइन में रख दिए हैं, तो ये हेक्सागोनल शीट में एक लेयर फॉर्म करता है। तो जैसे ही अपने करते हुए ऊपर की लेयर निकल जाती है, नीचे की लेयर ऊपर आ जाती है। क्या बोला मैंने, ये बहुत सॉफ्ट है। क्यों, क्योंकि एक हेक्सागोनल लेयर टाइप शेप फॉर्म करता है। तो जो अपने छूते हैं ऊपर की लेयर बाहर आ जाती है, बाकी नीचे की लेयर एक्सपोज हो जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको इससे पहले नहीं समझ आया हो कि डायमंड बैड कंडक्टर क्यों है, तो यहां से आप समझ सकते हो भी। मैंने देखा ध्यान से कि हाँ भैया, एक कार्बन बाकी 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। मान लो यहाँ कार्बन है, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी है 4, वो जुड़ा है 3 से, मतलब 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। कहानी बदल गई। एस ग्रेफाइट
atom is attached as in graphite, one carbon atom is attached to 3 different carbon atom. क्या बोला मैंने? एक कार्बन और 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. एंड दैट वन फ्री इलेक्ट्रॉन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द ग्रेफाइट. वो एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो आयंस कंडक्ट करता है. आयंस कंडक्ट करेगा तो चार्ज होगा, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और कुछ देखना चाहे तो ऑक्टाहेड्रल बनाता था, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है. गुड कंडक्टर है. एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है. ये शीट हेक्सागोनल शीट टाइप लेयर फॉर्म करता है. ये लेयर फॉर्म करता है जो मैंने बोला हेक्सागोनल लेयर, बहुत ही सॉफ्ट है. इसके बारे में इतनी प्रॉपर्टी काफी है. एक लास्ट है बकमिंस्टर फुलरेंस. इसमें अपने को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. एस इट इज द लेटेस्ट इन्वेंशन. इसके बारे में अपने को बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनता है, लेकिन ये बहुत छोटा सा कंपाउंड है. C60 फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर. कुछ समथिंग ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें 60 कार्बन एटम है. क्या बोला मैंने? बहुत छोटा सा एक कंपाउंड है. 60 कार्बन होने के बावजूद ये एक बहुत छोटा सा फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर है. दिट इज द लेटेस्ट इन्वेंशन. इसके प्रॉपर्टीज दोनों के बीच में इंटरमीडिएट है. ये एक C60 फुटबॉल का स्ट्रक्चर है, ये आपको याद होना चाहिए. इट इज C60 फुटबॉल स्ट्रक्चर, मतलब इसमें 60 कार्बन के एटम. क्या बोला मैंने? 60 कार्बन के एटम पाए जाते हैं. इट इज C60 फुटबॉल स्ट्रक्चर एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. तो जैसे कि हम देख सकते हैं तीनों एक ही के एलोट्रॉप्स है, बट उनकी प्रॉपर्टीज कितनी डिफरेंट है. डायमंड को मैंने बोला कि भैया ये गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है, जबकि ये गुड कंडक्टर है, ये इंटरमीडिएट है. इसके बारे में आपने ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. आपको पता होना चाहिए बकमिंस्टर फुलरेंस, उसका एक एलोट्रॉप से क्वेश्चन आ सकता है. कौन से 3 एलोट्रॉप है. दूसरा पूछते हैं वो कैसा है, तो इट इज C60 फुटबॉल स्ट्रक्चर, या उसमें कितने कार्बन एटम पाए जाते हैं, तो उसमें 60 कार्बन एटम पाए जाते हैं. ये अपना आखिरी टॉपिक था आज का, जिसको मैंने पाया एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. ये मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ. ये मेरा फर्स्ट पार्ट कार्बन इस कंपाउंड का पूरा हो गया. अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और आपको कोई क्वेश्चन हो, इसमें अभी कोई डाउट हो, तो आप उन्हें मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.